हम लोग अक्सर जो है क्लास 11th की फाइन आर्ट पढ़ते हैं ना, क्लास 11th की, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की फाइन आर्ट, क्लास 12th की। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। बस सामान्यतः इसको जो इग्नोर किया जाता है और कई बार जो नुकसान हो जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये कौन सी क्लास का है? क्लास 12 ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी है और ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग बुक है। तो एनसीईआरटी वैसे भी पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैंने पीवाईक्यू देखा उठाकर, कई पीवाईक्यू देखा तो वहां पर क्वेश्चन दिखे हैं और आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन। अब लाइन बाय लाइन का जमाना गया है ना। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। इसमें क्या है? पांडुलिपि चर्चा हो रही है, ध्यान रखिएगा। जैसे अब एक बुक है, बुक को ध्यान रखिए कि 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण है ना के तीसरे खंड में चित्र सूत्र, मान लीजिए इस पे क्वेश्चन अगर बना देगी यूपीएससी चित्र सूत्र के बारे में, अब सुना ही नहीं है, नया नया लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्र सूत्र नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला की स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। क्या यूपीएससी से कुछ नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। तो यहीं से एक चीज ध्यान रखना है, चित्र सूत्र। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि बाकी एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा इसी में कि यह अध्याय आकृति बनाने की कला से संबंधित, जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिमा लक्षण बोलते हैं। एक तो ये कि प्रतिमा लक्षण क्या है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद चित्र सूत्र, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, बुक्स वगैरह पूछता है, मैचिंग देता है, तो उसमें जो है ये पूछ सकता है। बाकी इसी में और देखिए क्या है कि जो चित्रकला के धर्म सूत्र हैं, कौन? ये जो है प्रतिमा लक्षण, जिससे किसकी बात कर रहे हैं हम? चित्र सूत्र की बात कर रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं? धर्म सूत्र। ये टॉपिक है किससे है? ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। एक चीज तो ये हो गया। अगर बनाना होगा यूपीएससी में तो क्वेश्चन यहीं से कुछ बनेगा, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आता है वो मेंस का टॉपिक आता है, मतलब अब आप जो है इसके बारे में एनालिसिस करते हैं, है ना। बाकी इतना उसके ऊपर जो चर्चा हुआ वो प्रीलिम्स था। मेंस में क्या आ सकता है, जैसे कि इस खंड में क्या तकनीकी उपकरण सामग्री स्वतः दीवार भत्ती धारणा परिप्रेक्ष्य और मानव आकृतियों के त्रिआयाम, ये ध्यान रखना है ना। ये ध्यान रखिएगा कि त्रिआयामिक बात हो रही है, 3 डायमेंशन बात हो रही है, 3D बात हो रही है। यहाँ पर गलती हो जाती है कि 3D जो है, मान लीजिए ऑप्शन दे देगा 3D नहीं हो सकता, तो आप कल्पना में चले जाते हैं ना, 3D तो हो ही नहीं सकता, उस समय तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उल्लेख किया गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, चित्रण के विभिन्न अंग हैं। विभिन्न अंग कौन से हैं? जैसे रूप भेद, दृश्य और आकार, प्रमाण या परिमाप, अनुपात और संरचना, भाव या अभिव्यंजना, लावणी योजना या सौंदर्य रचना। एक लावणी योजना और एक सौंदर्य रचना, सदृश और वार्णिक भंगा या तूलिका और रंगों का उपयोग की विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। ये हो सकता है आप जब कभी मेंस में लिखना शुरू करें तो मेंस वहां पर आप ऐसे टर्म्स यूज कर सकते हैं, जो इतने सारे टर्म्स दिए गए ना, रूप भेद या दृश्य, क्योंकि आप लिखेंगे लेकिन लिखते वक्त आपको वर्ड नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप लिखेंगे आपको वर्ड ही नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो सेंटेंस नहीं समझ में आएगा, कैसे बनाए। तो ऐसे जगहों पर ये सब काम आते हैं, रूप भेद या दृश्य और आकार, प्रमाण या परिमाप, अनुपात और संरचना, भाव या अभिव्यंजन। अब ये सब कहाँ से आएंगे? तो लिखते वक्त ये सब कहाँ से आएंगे? भाव या अभिव्यंजना, लावण्य योजना या सौंदर्य रचना, फिर उसके बाद सादृश्य और वाणिक भंगा। कहाँ सुन सकते? कभी सुने ही नहीं होंगे, कितने लोग तो कितने सुने नहीं होंगे, वाणिक भंगा भी कोई वर्ड होता है, या तूलिका और रंगों का उपयोग, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको मन करे तो इसको टर्म्स को चाहे स्क्रीनशॉट लेकर चाहे लिखकर कहीं से रख लीजिए, कहीं कहीं ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और है इंपॉर्टेंट, बाकी इधर तो कुछ खास नहीं दिख रहा है ना। अपने हिसाब से अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट, ये प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए जूम कर देगा, हाँ, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि मध्यकाल की चित्रकला को उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण, मतलब कि मध्यकाल की जो चित्रकला थी उसका आकार कैसा था? उसका आकार से छोटा, इसकी वजह से क्या बोलते थे? लघु चित्रकारी बोलते थे। क्या बोलते थे? लघु चित्रकारी। ध्यान रखिएगा कि छोटे आकार का होने के कारण इन लघु चित्रकारियों का हाथों में लेकर करीब से अवलोकन किया जाता था, क्योंकि छोटा होता था
भाई जब कोई इतना छोटा रहेगा ना उसको हाथ में लेकर करना पड़ेगा, और जो चीज इतना बड़ा दिख रहा है ऑलरेडी उसको हाथ में लेकर के देखने की कोई जरूरत है नहीं। तो इससे क्या मतलब निकला कि जब उसको हाथों से लेकर के अवलोकन किया जाता था। और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है कि कला संरक्षकों के महलों या राज दरबारी के दरबारों को अक्सर भित्ति चित्रों से सजाया जाता था। किससे? भित्ति चित्र, मतलब जो दीवार वाले चित्र होते थे उनसे सजाया जाता था। तो एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, सजाया जाता था। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लघु चित्रों का उद्देश्य कभी भी दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं होता था। लघु चित्रकला इंपॉर्टेंट है। लघु चित्रकला क्यों, कब की बात है ये मध्यकाल की चित्रकला की बात है। उसे क्यों बोला जाता है लघु चित्रकला, चित्रकारी? क्योंकि आकार में कैसे होते थे? छोटे होते थे। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आकार में छोटे होते थे, इसलिए इन्हें क्या बोलते थे? लघु चित्रकारी बोलते थे। और इनका उद्देश्य कभी भी दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं होता था। इनके छोटे आकार होने के कारण इनको जो है हाथों से करीब लाकर दिखाया जाता था, ऐसा नहीं कि दूर से ही देख लिए। ये रहा कुछ किसके बारे में, लघु चित्रकारी बारे में। एक चीज ध्यान रखिए कि चित्रकला का एक बड़ा वर्ग कौन सा है? पांडुलिपि चित्रण। पांडुलिपि चित्रण ये क्या है? अच्छा, पांडुलिपि चित्रण में इसमें क्या होता है कि क्या होता था कि महाकाव्यों के काव्य छंदों और विभिन्न विहित साहित्य जो शब्द, देखिए मतलब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ध्यान रखिए कि शब्दों को कहां से सेलेक्ट किया था। जैसे क्या साहित्यिक संगीत ग्रंथों, मतलब पांडुलिपियों का चित्रण किया गया है, ठीक है ना, संगीत ग्रंथों। अब ये चीज क्लियर है तो चित्रपट के शीर्ष भाग पर क्या हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों में लिखा जाता था। ठीक है, कभी कभी देखिए, कभी कभी विषय वस्तु को लेखा चित्र के मुख्य पृष्ठ पर न लिखकर पीछे की तरफ लिखा जाता। क्या यूपीएससी ऐसा स्टेट बना सकती है? क्या बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है कि मतलब कि केवल जो है मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाता था बस। किसके बारे में बात हो रही है? लघु चित्रकला की। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि पांडुलिपि चित्रण को व्यवस्थित रूप से विषय अनुसार विभिन्न भागों में रचित किया गया। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, चित्रकला के प्रत्येक पर्ण फोलियो को संबंधित लेख उस चित्र के ऊपर भाग से, ठीक, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बता जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर कि किसी के पास क्या रामायण अगर आप है, मान लीजिए किसी के पास अगर है भागवत पुराण, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला, इस अगर आपको नहीं पता ये एनसीईआरटी में जिक्र है इसका, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। देखिए एक ये बनाया भी गया, ये वाला आपको देख रहे हैं, ये एक बनाया भी गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मेवाड़ के विजय सिंह का क्या है, श्रावक प्रतिक्रम सूत्र करणी, सुना ही नहीं कितने लोगों ने। श्रावक प्रतिक्रम सूत्र करणी क्या कमल चंद द्वारा लिखी थी, किस द्वारा? ये ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट ये। और उसके बाद क्या है कि प्रत्येक संग्रह को कपड़े के टुकड़े में लपेट कर जो आप इकट्ठा करते हैं, राजा संरक्षक के पुस्तकालय में गठरी या पोटली के रूप में संग्रहित किया जाता है। गठरी समझते होंगे ना, जो कपड़े में मतलब कि बांध करके रखा जाता था, उसको गठरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और कुछ भी है, देख लीजिए। ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर आपको लगे कि मतलब कि जैसे कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो आपको हो सकता है शब्दों के न मिले, शब्द सिलेक्शन न मिले, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पर्ण पृष्ठ है ना, ये पर्ण पृष्ठ पुष्पिका पृष्ठ होता है ना। पर्ण मतलब पत्ती वाला पृष्ठ और पुष्पिका मतलब फूल वाला, मतलब वो वाला पत्ती, जिसमें संरक्षक के नाम की जानकारी दी। ध्यान रखिए क्या क्या होता है इसमें, संरक्षक के नाम की जानकारी होती थी, कलाकार लेखक के नाम का उसके बारे में जानकारी होती थी, उसके बाद तिथि और संग्रह बनाने का स्थान या कार्य चित्र पूरा होने की तिथि, मतलब कभी काम पूरा हुआ, इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण विवरण लिखा जाता। ध्यान रखिएगा चीज, शब्द में बार बार कह रहा हूं कि पूरा मेंस में गेम यही होता है, शब्द आपने कैसे सेलेक्ट किया है। और जब स्टैंडर्ड बुक हम नहीं पढ़ते हैं, हम केवल कहानी सुनकर रह जाते हैं, वहां पर प्रॉब्लम आती है जब हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, खैर अब इसके बाद क्या है, ये तो क्लियर बात है कि समय के साथ क्या हो, पुष्पिका पृष्ठ लुप्त या नष्ट हो चुके हैं, हो ही जाएंगे, इस पर कोई नई बात नहीं। लेकिन जब आप लिखेंगे तो याद नहीं आएगा, है ना, मेंस में। हालांकि प्रीलिम्स की बात है तो प्रीलिम्स में तो आपको बता ही दे रहे हैं, छोटे छोटे बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वहां से मतलब क्लियर रहना है। उसके बाद क्या है, चित्रकला किसी भी तरह की आपदाओं जैसे आग, नमी और अन्य आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील होती है। देख रहे ना,
लाइन कहां से लेके आया जा रहा है कि आग, नमी और अन्य आपदाओं से, मतलब कि ये संवेदनशील बात हो रही है। शिल्प कृतियों को अनमोल और कीमती माना गया है और यह सुवाह भी है होती है, जिन्हें प्राय राजकुमारियों के विवाह में उपहार के रूप में भेंट किया जाता था, है ना। राजाओं व दरबारियों के बीच उपहार और कृतज्ञता के रूप में भी चित्रों कलाकृतियों का आदान प्रदान बड़े व्यापक एवं व्यवहारिक तौर पर किया था। यूपीएससी के खास ट्रेंड चल रहा है। खास ट्रेंड क्या है, यूपीएससी अब स्टेटमेंट बड़ा बड़ा देता है ना, वो बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो वो स्टेटमेंट एकदम अलग तरीके लगने लगता है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आती रहेगी, ठीक है। चित्र तीर्थ यात्री, ध्यान से, चित्र कौन, तीर्थ यात्रियों, भिक्षु, साहसी खोजकर्ता, व्यापारी और पेशेवर कथावाचक के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाए जाते थे, समझ रहे हैं। और उसका क्या था, एग्जाम्पल प्रीलिम्स के लिए, है ना। एग्जाम्पल, हालांकि इसको तो मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए कि बूंदी के राजा के पास मेवाड़ के चित्रों का संग्रह है, या इसके विपरीत मेवाड़ के राजा के संग्रह में बूंदी के चित्र मिल सकते हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं पता हो, कम से कम इतना तो पता हो ना, इतना तो कम से कम पता हो कि बूंदी के राजा और मेवाड़ के चित्र, ये रिलेशन समझ में आया कम से कम। कहीं पर बूंदी के राजा की चर्चा हो तो मेवाड़ के चित्रों की बात हो रही, तो ये तो क्लियर है कि कहीं पर हमने जो एक साथ पढ़ा था, मैचिंग के लिए आ जाए कहीं पर। तो ये होता है थोड़ा सा अप्रोच जो है बना के रखना। चित्रकलाओं के इतिहास का पुनर्निर्माण का बहुत ठीक है, इसको दिनांक, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि दिनांकित की तुलना में अदिनांकित कलाकृतियां कैसी हैं, कम है। ये उल्टा आपको लगेगा पुराने जमाने की बात है, तो हो सकता है अदिनांकित कलाकृतियां जो है यहाँ पर इसका वाइस मतलब रिवर्स लगने लगे आपको। जो अभी कह रहा है कि दिनांकित की तुलना में अदिनांकित कलाकृतियां कम है, लेकिन इसका मतलब क्या है, दिनांकित की कलाकृतियां ज्यादा है, जबकि आपको उल्टा लगेगा कि कौन सा ज्यादा होंगी, अदिनांकित ज्यादा होंगी। तो यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो भाई डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास कि हम जो है बस शॉर्टकट 2 लाइन के निकाल करके 2 लाइन के करके काम चल जाए, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। झूठ झूठ बातें करने से कोई मतलब है ही नहीं, है ना, कि हवाबाजी में ये आ जाएगा वो आ जाएगा और इंटरलिंक रिजल्ट आने के, देखो पेपर, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब पेपर हो जाता है, ठीक है ना, पेपर हो जाता है, पेपर हो जाने के बाद ना अगर चोर लिखा हुआ है तो कोई भी कह देगा कि चोर हमने पढ़ाया था, समझ रहे ना। कोई भी कह देगा कि अगर मान लीजिए कि पूरे पेपर में कहीं पर भी लिखा गया, मान लीजिए मेवाड़, कहीं पर मेवाड़ अगर लिखा गया है तो कोई भी कह देगा हमने मेवाड़ पढ़ाया था। लेकिन सवाल ये है कि बूंदी से रिलेटेड कहीं पर सुना था नहीं सुना था, वहां क्वेश्चन सही करना होता, वहां पर जाकर के ये दिखाना नहीं था हमने पढ़ा नहीं पढ़ा है, पढ़ा कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जब तक हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा कि क्लियर है, इसमें मतलब कोई संदेह नहीं है। और कंपटीशन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना, तो ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि दिनांकित की तुलना में अदिनांकित कलाकृतियां कम है। कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करने पर इनके मध्य कई स्थान रिक्त हैं, जिनके बारे में किसी के भी द्वारा इस तरह के चित्र या विकास की समृद्धि गति अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा रहा। उसके बाद क्या है, स्थिति जटिलता, वो सब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। इधर देखिए क्या है, ये जो है बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये आता है कौन सा टॉपिक, ये आता है पश्चिमी भारतीय चित्रकला। अब किसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पश्चिमी भारतीय चित्रकला। अब ये पश्चिमी भारतीय आप देख रहे होंगे, मैप आपने देखा होगा, मैप भारत का ये होता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, फिर इधर ये आता है, फिर इधर ये गुजरात हो जाता है, इधर ये, ठीक है, साउथ, फिर इधर ये, ठीक है, यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाता है ना ये। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, पश्चिम भारतीय, ये वाला पश्चिम भारतीय मतलब यहाँ पर ये वाला पोर्शन बात करेंगे। किसके बारे में, गुजरात के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड और जो क्षेत्र होंगे पश्चिम भारतीय में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तब तक समझ लीजिए कि मतलब क्लियरिटी नहीं आएगी, है ना। अभी थोड़ा सा टाइम का इशू है ना, लेकिन अब जो है थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे, है ना, कि एनसीईआरटी पहले तो अच्छे से कवर करना है। एक तो एनसीईआरटी और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के जो है, जो देखिए हम करने वाले क्या है इसमें, हमको बस ये करना है कि प्रीलिम्स के लिए, तब प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स 2026, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको बस ये करना है कि एनसीईआरटी को जो हमारा बेसिक है, एनसीईआरटी वहां से अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो गलत नहीं होने चाहिए। एक तो एनसीईआरटी हो गया। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक। अब देखिए स्टैंडर्ड बुक में भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है,
कुछ तो पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, या स्पेक्ट्रम कुछ पढ़ा होगा, या मतलब इकोनॉमी में आपने कुछ मतलब सोर्स पढ़े होंगे, करंट अफेयर मतलब कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक है, ये अपना ये दो टारगेट रहेगा, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी। और इसमें भी ऐसा नहीं कि एक तरफ से चला जाएगा, एक तरफ से हम कहीं नहीं चलने वाले हैं। हम क्या करेंगे, मेन टॉपिक, जैसे अभी देखिए फाइन आर्ट, मैंने देखा कि फाइन आर्ट में क्या होता है कि हम जो है फाइन आर्ट का पार्ट 1 ही पढ़ते हैं केवल, जो वो बुद्ध जैन और उसके बाद जो है उस तरह का है ना, अजंता एलोरा, वही वाला पढ़ जाते हैं हम ये वाला नहीं पढ़ते हैं। अभी आपको दिखाएगा, जैसे बूंदी से लिया है ना, उसी तरीके से सब बड़ी ठड़ी ये सब जो क्वेश्चन पीछे आया हुआ है, जब वहां से क्वेश्चन आता है तब हमको याद आता है, अरे पढ़ना चाहिए हमको, है ना। तो ऐसी गलती, बहुत टाइम नहीं लगता भाई, एक एनसीईआरटी पढ़ने में मुश्किल से जो है 4-5 दिन में खत्म हो जाता है, कितना भी बड़ा एनसीईआरटी है। ठीक है, बस के लिए भ्रम है हम लोगों का कि हम लोग जो है इग्नोर कर जाते हैं। एक ही एक अपना काम करना है, स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स, है ना। इसके बाद क्या आता है, करंट अफेयर्स हमको जो है ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स में क्या है कि जो मेन वो भी देखिए, अब डिटेल में पूरा नहीं पढ़ा जा सकता है, कुछ तो अपने खुद को करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हो सके इसको जो है कवर किया जाएगा। और टाइम भी बहुत कम है ना। मोटिवेशन बनाए रखिए, रेगुलेटिव बनाए रखिए, खामोश रहिए। ये सब जमाना गया, अब ये सब ये नहीं पता चला कि सब्सक्राइब शेयर ये सब फालतू चीजें हैं ना, मेरे हिसाब से मतलब क्या मतलब उसमें रह गया, शांति से बस पढ़ते रहना है। ठीक है ना, शांति से पढ़ते रहना है, 2 ही 4 लोग रहें साथ में, लेकिन अच्छे रहें, है ना। फालतू कमेंट बाजी, फालतू ड्रामेबाजी से कुछ नहीं होने वाला भाई। यूपीएससी का लेवल मतलब है मतलब एक्सेप्ट करना है उसको, जबरदस्ती नहीं कि हम तुक्का निकाल मार देंगे। अभी 2-3 महीना बाद ना सब वीडियो निकलेगा कि तुक्का कैसे निकाल मारे, है ना। तो उस दिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, समस्या इस बात की है। तो ठीक है, ये वाला हम कल शुरू करेंगे, पश्चिमी भारतीय चित्रकला, और जो है ये मेन स्टडी पहले कंप्लीट करेंगे इस बार, है ना। सोच रहे हैं इस बार पूरा जो है कवर करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।